torque acting on dipole in non uniform electric field. स्टूडेंट, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच intensity of electric field is different at a different point. That is called non-uniform electric field. जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट, पर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट, हमने आगे जो टॉपिक डिस्कस किया है दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, ये जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से समझना. जब भी किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है. ठीक है, बट डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है. अगर डाइपोल फील्ड के पैरेलल है तो फिर उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगता है. इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, टॉर्क विल एक्ट ऑन द डाइपोल. ठीक है, बट अगर डाइपोल फील्ड के पैरेलल है तो फिर उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा. अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल को रखा है तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा लगेगा ही लगेगा. यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर हमेशा नेट फोर्स लगता है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होता है. जनरली डाइपोल के ऊपर टॉर्क भी लगता है. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, मतलब नेट फोर्स लगता है. ठीक है, और टॉर्क भी लगता है. पर अगर डाइपोल फील्ड के पैरेलल है तो फिर टॉर्क विल बी जीरो. आई रिपीट दिस पॉइंट. इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द डाइपोल, torque will also act on the dipole. But if dipole is parallel to field or anti-parallel to field, तो उस सिचुएशन में डाइपोल के ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा. तो यहाँ पर हम देखते क्या सिचुएशन है. फिगर ए और फिगर बी दोनों में डाइपोल या तो फील्ड के पैरेलल है या तो फील्ड के एंटी पैरेलल है. तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन में डाइपोल के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा. ठीक है, ओनली नेट फोर्स लगेगा. हमें ये समझना है कि डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और फील्ड टुवर्ड्स द राइट है. ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम राइट डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा. तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंक्रीज होता है. देखो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड टुवर्ड्स राइट, ये एरो बताता है. तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल है. डाइपोल की मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड के डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है. वेक्टर P इज पैरेलल टू वेक्टर E. ओके, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. देखो फील्ड टुवर्ड्स राइट है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के ऑपोजिट ही हमेशा फोर्स लगता है. आपको ये बात बहुत क्लियर रखनी है आपके माइंड में. ठीक है, ये हमेशा इस तरह से ही होता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर हमेशा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है. तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, फील्ड टुवर्ड्स राइट है.
नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टुवर्ड्स राइट। ओके, तो आपको एक बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर टुवर्ड्स राइट फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लग रहा है। अब किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वो भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F प्लस इज मोर देन F माइनस। F प्लस मतलब फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड F माइनस मतलब फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो F प्लस ग्रेटर है। क्यों F प्लस ग्रेटर है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में है और नेगेटिव चार्ज वीक फील्ड में है, तो दोनों ही चार्ज के मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो जो चार्ज स्ट्रॉन्ग फील्ड में होगा उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, जो चार्ज वीक फील्ड में होगा उसके ऊपर लेस फोर्स लगेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि F प्लस इज ग्रेटर देन F माइनस। ठीक है, अब नेट फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? F नेट। तो ये भी बड़ा सिंपल है। देखो, ग्रेटर फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? जैसा मैंने आपको समझाया, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ग्रेटर फोर्स लग रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो जो F नेट होगा, F नेट वो कौन से डायरेक्शन में होगा? F प्लस के डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो F नेट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कौन सा है? F नेट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा समझेंगे कि जब डाइपोल फील्ड के पैरेलल है, व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल टू फील्ड, तो जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। सो F नेट, वेक्टर F नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E। आपको क्या याद रखना है कि जब डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन F नेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम दूसरी सिचुएशन डिस्कस करते हैं, ये वाली सिचुएशन। यहां पर डाइपोल फील्ड के एंटी पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां था वैसा ही यहां पर भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट है, डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट टू द फील्ड है। यहां पर नेगेटिव आ गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया, तो फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जैसा यहां पर मैंने कहा था। नेगेटिव चार्ज के ऊपर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पर अब यहां पर डिफरेंट क्या है? जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड लार्ज होगा और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेस होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग फील्ड में है और पॉजिटिव चार्ज वीक फील्ड में है। तो यहां पर व्हेन वेक्टर P is anti-parallel to vector E, तो इस सिचुएशन में जो F माइनस है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा F प्लस के मैग्नीट्यूड से। तो F नेट कौन से डायरेक्शन में होगा? नेट फोर्स। तो ग्रेटर फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? नेगेटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ही F नेट की डायरेक्शन होगी। तो F नेट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन में। तो F नेट कौन सी डायरेक्शन में होगा? F नेट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि F नेट net force is in the direction opposite to vector E। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसा कंक्लूजन याद रखना है कि जब भी डाइपोल फील्ड के पैरेलल है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में,
जब वेक्टर P और वेक्टर E एक दूसरे को पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब डाइपोल फील्ड के एंटी पैरेलल है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो F नेट होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, you can note down this and you can prepare this from the pamphlet. Okay, now student, we are discussing one interesting situation. Piece of paper attracted towards the teeth of comb. आप लोगों ने शायद ये एक्टिविटी आइदर पीस ऑफ पेपर के साथ या तो फिर प्लास्टिक की स्केल के साथ आपने डेफिनेटली की होगी। सो होता क्या है कि जब भी हम कॉम्ब को, when we run the comb through our hair, जब भी हम कॉम्ब को हमारे बालों में घुमाते हैं, and when we bring that comb near a bit of paper, a piece of paper, तो क्या होता है कि वो जो piece of paper है वो कॉम्ब के towards attract हो जाता है, ठीक है। So how it happens? Actually here it is a behavior of a dipole in a non-uniform electric field, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, उसके बेसिस पर मैं आपको ये समझाऊंगा। तो सी, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द टीथ ऑफ कॉम्ब, ठीक है, एंड दिस इज द पीस ऑफ पेपर। इनिशियली दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। Now when we rub or when we run this comb, this is only the teeth of comb, but okay, when we run the comb through our dry hair, तो क्या होता है, due to the frictional electricity, जो teeth of comb है that becomes negatively charged। हमारे जो hair है that loses the electron, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, टीथ ऑफ कॉम्ब में जाते हैं। तो जो टीथ ऑफ कॉम्ब है दैट बिकम्स व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। तो ये एक टीथ ऑफ कॉम्ब है और ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर ये टीथ के टिप पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। टीथ का जो टिप है वो एक पॉइंट जैसा है, तो वहां पर पॉइंट नेगेटिव चार्ज होगा। और अब आपको पता है कि पॉइंट नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए टीथ ऑफ कॉम्ब। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द टीथ ऑफ कॉम्ब, ठीक है, समझ में आया आपको। हमने क्या किया, हमने टीथ ऑफ कॉम्ब को हेयर के साथ रब किया, तो टीथ ऑफ कॉम्ब विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। टीथ के टिप पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और टीथ ऑफ कॉम्ब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो लाइंस है रेड कलर की लाइंस, ये रेड कलर की लाइंस क्या डिनोट करती है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट एक बात है जो कि टेक्सटबुक में एक्सप्लेन नहीं की हुई है, दैट आई टेल यू, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है, इस तरह से। Field lines of uniform electric field are parallel to each other. But अगर field non uniform है तो फिर field lines parallel नहीं होती है एक दूसरे को, they are inclined, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो रेड कलर की लाइंस है, it denotes the non uniform electric field produced by the teeth of comb। अब यहाँ पर ये एक piece of paper है जो कि इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उसके अंदर नेट चार्ज 0 है, ठीक है। अब जब हम इस पीस ऑफ पेपर को टीथ ऑफ कॉम्ब के क्लोज लाएंगे तो क्या होगा कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज से रिपल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस एंड पर डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पीस ऑफ पेपर है इट इज पोलराइज्ड। ये पीस ऑफ पेपर क्या हो गया, पोलराइज हो गया। पोलराइज हो गया मतलब क्या कि पीस ऑफ पेपर में
एक डाइपोल इंड्यूस हो गया। डाइपोल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल। तो पहले क्या था कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस पीस ऑफ पेपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, पर अब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज दूर चला गया ड्यू टू रिपल्जन बाय दिस नेगेटिवली चार्ज टीथ ऑफ कॉम्ब, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ओपन हो गया। तो पीस ऑफ पेपर इज पोलराइज्ड। आई राइट हियर piece of paper is polarized। ठीक है, piece of paper polarize हो गया। It is a polarization of piece of paper। तो यहां पर ये piece of paper में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट है वेक्टर p। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस इन द पीस ऑफ पेपर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है, तो ये टीथ ऑफ कॉम्ब का नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट विल इंड्यूस, आप सुनो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट विल इंड्यूस in a direction of field। is that clear? dipole moment is induced in a direction of field। तो अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या डिस्कस किया कि जब भी किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल के ऊपर फोर्स लगता है, नेट फोर्स एक्ट ऑन द डाइपोल। तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वेक्टर p इज पैरेलल टू वेक्टर E। जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होगा? नेट फोर्स लगेगा। कौन से डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पीस ऑफ पेपर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब इस टीथ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर एफ नेट इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ नेट। और क्या होगा कि ये जो पीस ऑफ पेपर है वो टीथ ऑफ कॉम्ब के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज का 1.10। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। बराबर, इससे सिंपल आपको न्यूमेरिकल शायद इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट an electric dipole with dipole moment 4 into 10 raised to minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field। पहले थीटा लिख देते हैं, 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to 4 Newton per coulomb equal to 5 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम्ब। राइट, फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टाउ कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, सिचुएशन क्या है? एक डाइपोल है, उसकी डाइपोल मोमेंट है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। उसकी जो डाइपोल मोमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। मतलब सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और डाइपोल ऐसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरह से। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये जो एंगल है थीटा वो कितना है? 30 डिग्री। ये फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो फाइंड क्या करना है? टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन
डाइपोल टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है इन द टॉपिक ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। 4 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 × 10⁴ और साइन थीटा, तो थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, राइट। 5 × 4 20, 20 × 10 ये -9 + 4 मतलब -5 और साइन 30 होता है 1/2। सो ये 20/2 10 होता है, सो 10 × 10⁻⁵। ठीक है, तो टाउ क्या होगा, टाउ होगा 10⁻⁴। अब स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट टाउ का यूनिट प्रॉपर्ली नहीं लिखते हैं। तो टॉर्क का यूनिट क्या है, आपको क्या याद है टॉर्क का यूनिट 11th में से? टॉर्क का यूनिट है न्यूटन × मीटर। टॉर्क मतलब क्या, टाउ, टाउ मतलब R × F। यहाँ पर भले P sin थीटा है, ठीक है, आप इसके ऊपर से यूनिट मत लिखो। आपको क्या याद है, भले फॉर्मूला होगा RF sin थीटा, और उससे जो यूनिट आएगा, इससे जो यूनिट आएगा वो भी सेम ही होगा। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू RF sin थीटा। R मतलब डिस्टेंस, मीटर, F मतलब फोर्स, न्यूटन। तो इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर और जूल। सो टॉर्क इज 10⁻⁴ न्यूटन मीटर इंटू जूल। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, P का यूनिट लिखते हैं, फिर E का यूनिट लिखते हैं। आप वैसा मत करो, आप याद रखो कि टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर या तो फिर जूल होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था।